नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर। यह एक विश्व इतिहास है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्षांश और देशांतर होता क्या है और इससे किस प्रकार एग्जाम में सवाल आते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि अक्षांश, यदि हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश को इंग्लिश में लेटीट्यूड बोला जाता है। अक्षांश को इंग्लिश में लेटीट्यूड बोला जाता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ये जो वर्ड है लेटीट्यूड, ये लेटीट्यूड इंग्लिश का वर्ड है, इसी का ही देवनागरी लिपि में लेटीट्यूड के नाम से इसको देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है। सेम देशांतर की बात करें तो देशांतर को लॉन्गिट्यूड लिखा जाता है। देवनागरी भाषा में देशांतर को लॉन्गिट्यूड लिख दिया जाता है। तो हमें हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश का वर्ड भी हमें ध्यान रखना है, और देशांतर का लॉन्गिट्यूड हिंदी वर्जन के साथ साथ भी हमें इंग्लिश का वर्जन भी, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका इंग्लिश वर्ड हमें ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है, तो अक्षांश और देशांतर ये एक मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि अक्षांश और देशांतर क्या है। यदि हम अक्षांश की बात करें, अभी ये जो रेखाएं हैं इसको हम बाद में समझेंगे। यदि अक्षांश, तो अक्षांश को अभी आप हमने देखा था कि इसको इंग्लिश में लेटीट्यूड के नाम से संबोधन किया गया है। इसका जो नाम दिया गया है लेटीट्यूड, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेटीट्यूड यानी लेटा हुआ, ये आपको याद करने का तरीका है। जो लेटा हुआ है, जो लेटा हुआ है, बिल्कुल ये है हमारी अक्षांश। अक्षांश या अक्षांश रेखाएं हम देखेंगे। अक्षांश अपने आप में अक्षांश कितने हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी हम यह देखते हैं कि अक्षांश, अक्षांश किसे बोलेंगे कि पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर ये जो रेखाएं खींची गई है, ये सर्किल है, ये रेखाएं खींची गई है, इनको हम अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त, सर्किल, या हम इसको बोलते हैं। तो पृथ्वी पर जो लेटी हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है, जो लेटी हुई है, अक्षांश किसको बोलेंगे, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी लेटा हुआ है, इसको इस प्रकार हमें ध्यान रखना कि ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। सेम यदि हम बात करते हैं देशांतर, देशांतर को इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी इसका याद करने का तरीका, लॉन्गिट्यूड है लंबा है, तो ये हमारी पृथ्वी पर लंबी है। ये देखो बिल्कुल लंबाई में, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में देशांतर रेखाएं खींची जाएगी। तो देशांतर को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ये इसका इंग्लिश में नाम है लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड लंबा है, वो हमारी देशांतर है। लेटीट्यूड लेटा हुआ है, वो हमारी अक्षांश रेखाएं। समझ में आया कि अक्षांश लेटीट्यूड लेटा हुआ है, देशांतर लॉन्गिट्यूड लंबा है। देशांतर होगी हमारी लॉन्गिट्यूड यानी लंबा है, इसको इस प्रकार समझना है। अब हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और अभी अक्षांश रेखाओं पर बात करेंगे। अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश रेखा और अक्षांश वृत्त, वृत्त। हम ये बात करते हैं कि पृथ्वी के बिल्कुल एक मध्यम में एक रेखा है जिसको 0 डिग्री नाम दिया गया, 0 डिग्री इसको नाम दिया गया। और इसी को इस 0 डिग्री को विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा, इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री, इस 0 डिग्री जो अक्षांश अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री का जो पृथ्वी पर जो एक सर्किल है, एक वृत्त है, इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में 90 अक्षांश है, 90 अक्षांश है, और ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, इसमें इसमें भी 90 अक्षांश है, अक्षांश है। अभी देखना, मैं वर्ड बोल रहा हूं अक्षांश, अभी न मैंने अक्षांश रेखाएं बोली, न अक्षांश वृत्त बोला। अभी आप ये समझो कि ये 0 डिग्री हमारी भूमध्य रेखा है, और इस 0 डिग्री से ऊपर यदि हम नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे और ये साउथ साउथ में जाएंगे, यदि हम साउथ में, तो 0 डिग्री से दक्षिण में 90 अक्षांश है, और उत्तर में जाएंगे तो हमारा यहाँ 90 अक्षांश 90 अक्षांश है। ये समझ में आया इतना? 0 डिग्री जिसको भूमध्य विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा, या 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा बोला जाता है, और इक्वेटर रेखा बोला जाता है। ये ध्यान रखना। यदि हम इससे उत्तर में जाएंगे तो 90 अक्षांश है हमारे, और दक्षिण में जाएंगे 90 अक्षांश है हमारे। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं और अक्षांश वृत्त, इनमें क्या डिफरेंस है? तीन चीजें, तीन चीजें। एक तो है अक्षांश, एक तो है अक्षांश, दूसरा है अक्षांश रेखाएं, रेखाएं, तीसरा है अक्षांश वृत्त। जो अक्षांश रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से जो सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं और बहुत ही बारीकी से सवाल आते हैं। यदि अक्षांश रेखा, अक्षांश और अक्षांश वृत्त समझ में आ गया, कोई सवाल इसका गलत नहीं होता, बेसिक सवाल आता है। अब अभी मैंने आपको समझाया था कि ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ है, ये 0 डिग्री हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है, और इसके उत्तर में नॉर्थ है, इसके उत्तर में, इसके उत्तर में नॉर्थ है, और इसके साउथ है, ये साउथ है। अब यदि हमने बात की कि इधर 90 अक्षांश है, इधर 90 अक्षांश है, और इधर 90 अक्षांश है, इधर 90 अक्षांश है, तो हम ये देखेंगे कि यदि अक्षांश की बात आए, ओनली केवल अक्षांश, अक्षांश की बात आए, तो आप ये देखो कि जो ये रेखाएं हैं, ये जो पश्चिम से पूर्व को लेटीट्यूड लेटी हुई पृथ्वी के रूप में रेखाएं खींची गई है, ये है हमारी अक्षांश, इनको बोलते हैं अक्षांश। लेकिन अक्षांश एक है वृत्त और एक है सर्किल। यदि वृत्त और सर्किल एक ही बात है, लेकिन है एक रेखाएं। यदि हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर ये अक्षांश रेखाएं खींची गई है, ये देखो अक्षांश रेखाएं, ये आप इस 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते आप यहाँ देखोगे ये एक पॉइंट आ जाता है यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये एक बिंदु बिंदु आएगा, ये 90, इसको 90 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, 90 डिग्री अक्षांश, ये 90 डिग्री अक्षांश। सेम यही है इसमें 10, 20, 30, 40 एक ये बिंदु आ जाता है, इसको बोलेंगे 90 डिग्री अक्षांश, अक्षांश। ये चीजों को समझना, इन चीजों को समझना। ये पृथ्वी पर ये व्रत है, ये पृथ्वी पर व्रत है, ये पृथ्वी पर व्रत है, लेकिन ये एक 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 1, 2, 3, 4 बिल्कुल
90 तक, जैसे ही हम 89 के बाद में 90 पाएंगे, 89 अक्षांश जो है वो भी एक छोटा सा वृत्त है, इसके बीच में भी गैप है, एक छोटा सा वृत्त। लेकिन 90 90 केवल एक बिंदु है। 90 को क्या है, 90 डिग्री क्या है, केवल और केवल एक बिंदु है, ये केवल बिंदु है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बिंदु है तो ये रेखा नहीं है, बिंदु रेखा नहीं हो सकती, ये हमेशा ध्यान रखना कि बिंदु रेखा नहीं हो सकती। तो फिर अक्षांश रेखाएं कितनी है, फिर अक्षांश रेखाएं कितनी है, हमने बोला कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो एक है। उसके बाद में इसके उत्तर में 90 है नॉर्थ में, और इसके साउथ में 90 है। यदि इन दोनों को प्लस करते हैं तो 181, ये तो हमारे हो गए अक्षांश। पूछे अक्षांश कितने, 181। अब बात आती है रेखा की, तो रेखा, ये दो बिंदु है, इनको हम रेखा नहीं मानेंगे। जो नॉर्थ पोल पे, उत्तरी गोलार्ध में, अभी एक नई नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि गोलार्ध को किस प्रकार बांटा गया है। तो हम देखेंगे कि गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, वो भी 2 मिनट में हम उनको सीखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि अक्षांश रेखा है, तो अभी हमने 0 डिग्री उत्तर में 90 अक्षांश और दक्षिण में 90 अक्षांश। तो यदि हम इनको बात करते हैं, इनको देखते हैं, तो ये टोटल होता है 181। अक्षांश कितनी होगी हमारी, 181। और यदि वृत्त भी अपने, जो वृत्त है पृथ्वी पर, ये भी कितने हमारे 181, क्योंकि एक बिंदु है, इसको भी वृत्त माना जाता है, ये भी एक सर्कल है, ये सर्कल है, रेखा नहीं है। सर्कल सर्कल जरूर है लेकिन रेखा नहीं है। रेखा में आपको कहीं ना कहीं बीच में जगह होना चाहिए, वो जगह इसमें है नहीं। तो हम इसको देखेंगे, ढंग से समझना बिल्कुल। आज के बाद में अक्षांश जो से सवाल जो आएगा, वो उससे आपके अगर एग्जाम में कोई सवाल आता तो गलत नहीं होना चाहिए। तो देखना कि अब रेखाओं की बात करते हैं, तो इसमें 181 में से यदि ये 181 में से ये दो जो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को माइनस कर दिया जाए, तो हमारी जो रेखाएं होगी वो 179 रेखा होगी हमारी। ये ध्यान रखना कि यदि आपको कभी भी एग्जाम में पूछ ले अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 179 हमारी अक्षांश रेखा है। आए समझ में कि 179 हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें कि अक्षांश, अगर परिभाषा रूप में, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले सब्जेक्ट में कि अक्षांश रेखा या अक्षांश किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। भूगोल में इसकी परिभाषा कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ये अक्षांश बोला जाता है कि भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में कोणात्मक दूरी, एक निश्चित दूरी है, उस दूरी पर जो रेखाएं खींची जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये देखो, ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, ये समानांतर है, भूमध्य रेखा से बिल्कुल समानांतर है। उत्तर और दक्षिण बिल्कुल बराबर बराबर, पैरेलल लेटीट्यूड, बिल्कुल लेटी हुई है उत्तर और दक्षिण में, जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री के उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान की दूरी को डिग्री, इसको एक और चीज है कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में और दक्षिण में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उनको डिग्री में ही दर्शाया जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री, 50 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये बहुत ही सिंपल है कि 0 डिग्री से लेकर 90 तक डिग्री में ही दर्शाया जाता है। और एक और चीज, भूमध्य रेखा से, और हम जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे, उत्तर में या दक्षिण में जाएंगे, आपने देखा होगा कि पृथ्वी की जो आकृति है, जैसे नारंगी है या मौसमी है, जो हम नॉर्मली हम देखते हैं कि इस प्रकार ये नारंगी है
और ये यहाँ से दबी, दोनों तरफ से ये दबी रहती है। इस प्रकार ये पृथ्वी की आकृति है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जाने पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनका लंबाई, इनकी जो लंबाई है, ये वृत्त है, छोटे होते जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी बिल्कुल गोल है। बीच का जो 0 डिग्री है, सबसे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है पृथ्वी की, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखा, यह 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसके उत्तर या दक्षिण में, जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे और दक्षिण में जाएंगे, अक्षांश रेखाएं की लंबाई छोटी होती जाएगी। और ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर 90 डिग्री जो अक्षांश है, वो बिल्कुल बिंदु, एक डॉट के रूप में हमें परिलक्षित होता है, या हमने उसको एक बिंदु के रूप में माना है। हम देखते हैं अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर, बिल्कुल मैं भी बताया कि ये जो पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, और इसके पैरेलल ये समानांतर, बिल्कुल समानांतर है, ये इसके समानांतर लेटी हुई है। लेटीट्यूड, अक्षांश को लेटीट्यूड, आपको बार बार मैं ये वर्ड याद करवा रहा हूँ, लेटीट्यूड, अक्षांश, लेटीट्यूड, बिल्कुल लेटा हुआ है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इनकी बिल्कुल समानांतर ये रेखाएं खींची जाती है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अभी 181 अक्षांश हमने अभी आपको डिस्कस किया, ये कि टोटल अक्षांश कितने, 181। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसी को विषुवत रेखा, बार बार हम बोलेंगे, आपको याद ही हो जाएगा, इसी को विषुवत रेखा, बिल्कुल विषुवत रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कितने हैं, 90 अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध में कितने, 90 अक्षांश। बिल्कुल आपको ये याद ही हो गया कि 181 अक्षांश, 90, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री के उत्तर में 90, दक्षिण में 90, इनको आपस में मिलाते 181 अक्षांश। दो बिंदु हमारे 90 डिग्री केवल डॉट है, और दक्षिण में भी डॉट है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा 179 जो हमारी रेखाएं आएगी, वो अक्षांश रेखाएं आएगी। अक्षांश रेखा ध्रुवों पर केवल बिंदुओं के रूप में माना गया है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, बिल्कुल अब तो याद ही हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने कक्षीय तल से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये झुकाव सूर्य के प्रकाश की अवधि से भिन्नता रखता है। ग्रह पर किसी भी स्थान को अलग अलग दिनों की अवधि प्राप्त होती है। अभी इसमें एक चीज देखना कि ये एक नई चीज है, अक्षांश रेखाओं से ये एक नई चीज है कि पृथ्वी का जो अक्ष है, अब इसको ऐसे समझना कि ये पृथ्वी है, और इसका जो ये अक्ष है, ये इसका एक्सिस हो गया। अब पृथ्वी इस अक्ष पे न होकर ये है, इस इतनी टिल्ट हो रखी है, ये इतना इसका झुकाव है। तो यही बात बोल रहा है कि बोली गई है कि ये 23.5 डिग्री अपने कक्षीय तल से, ये जो झुकी हुई है, ये है 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है ये। और यदि इसकी बात करें तो ये हमारा 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये झुकाव जो सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती है, तो ये प्रभावित होता है। ये हम देखेंगे किस प्रकार ये सूर्य की किरणें इसको प्रभावित करती है नेक्स्ट क्लास में, कि सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी के झुकाव के कारण कितना लंबवत, पृथ्वी पर कितनी डिग्री उत्तर में, कितना डिग्री दक्षिण में, विषुवत रेखा पर कितना लंबवत चमकती है, पूरे साल में कितने डिग्री लंबवत, वो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश, जो पृथ्वी पर अक्षांश को बांटा गया है, वो किस प्रकार, जो मेन अक्षांश है, जो हमारी एग्जाम में हमें बार बार एग्जाम में सवाल आते हैं और हमें उनको याद रखना है, वो कौन कौन से अक्षांश। तो हम ये देखते हैं कि ये हमने अभी आपके डिस्कस किया है कि ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश है, आपको बताया।
0 डिग्री के बाद में 23.5 डिग्री, बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर में ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में, और ये 66.5 डिग्री दक्षिण में, और ये 66 डिग्री उत्तर में। ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये जो अक्षांश रेखाएं 1 2 3 4 5 अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपको याद रखना है कि 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा है, 66.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा है उत्तर में, दक्षिण में 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा है। अब हम पढ़ते हैं कि ये तो अभी हमने 0 डिग्री अच्छे से पढ़ी कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये तो हमें याद ही हो गया कि भाई 0 डिग्री अक्षांश तो हम भूलेंगे ही नहीं, अब तो याद ही हो गया। इसके उत्तर में जब हम जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा हम पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में कर्क रेखा पर सवाल भी आता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। अब कर्क रेखा की जगह हमें एक नाम है वो ध्यान रखना है, कैंसर। इसको, इस कर्क रेखा को, इस कर्क रेखा को, इस कर्क रेखा को इंग्लिश में कैंसर, यानी ये कैंसर भी ध्यान रखना आपको कि इस कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछेगा आपको, कर्क रेखा ना देकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देगा, तो ये कैंसर जो वर्ड है, ये कैंसर, CANCR, कैंसर, ये वर्ड है, ये हमें ध्यान रखना है इंग्लिश का। जैसे विषुवत रेखा को हमने इक्वेटर ध्यान है, हमने बार बार बोला इक्वेटर, कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये तीनों नाम एक ही। 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, उसके नाम है इक्वेटर, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर में हम जाएंगे, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा काल्पनिक रूप से खींची गई है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा खींची गई है, उसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर के नाम से आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इसको इक्वेटर ध्यान रख लिया, कैंसर ध्यान रख लिया। अब 23.5 डिग्री के उत्तर में, 23.5 डिग्री के उत्तर में 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ये है। अब आप इसको देखोगे, आर्कटिक, आर्कटिक व्रत, इसको हम आपको बताते हैं आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक व्रत। ये याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा कि पृथ्वी पर आर्कटिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और एक आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ है? उत्तर में। और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है? दक्षिण में। यहाँ पर ये यहाँ है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको समझना, अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये जो एरिया है, ये इस एरिया में यहाँ है आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर या महासागर। तो इस आर्कटिक महासागर से ये 66.5 डिग्री की जो रेखा है, अक्षांश रेखा है, इस 66 डिग्री को आपको ध्यान रखना है, आर्कटिक व्रत। आर्कटिक सागर कहाँ? उत्तर में। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब उत्तर में कर्क रेखा होगी, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये होगी आर्कटिक 66.5 डिग्री,
ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इससे ऊपर 66.5 डिग्री। ये क्यों बांटा गया है ये हम अभी समझेंगे। इससे क्या महत्व, इसका क्या महत्व है और ये क्यों इम्पोर्टेंस है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम अभी देखेंगे कि पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं में विभाजित करके किस प्रकार इसका इम्पोर्टेंस हमने देखा है और इसका इम्पोर्टेंस पृथ्वी पर है और इसका इम्पोर्टेंस हम पढ़ते हैं, वो भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब यदि हम साउथ में बात करते हैं तो 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं, ये हमें ध्यान रखना, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, उधर कैंसर इधर कैप्रिकॉर्न। ये 66.5 डिग्री, इसको अंटार्कटिका व्रत बोलते हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप से लिया गया है, अंटार्कटिका व्रत, अंटार्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ को ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये 23.5 डिग्री और ये 66 डिग्री, 66 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना। अब हमने बताया था कि ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये हमारा कर्क रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोला, ये हमारा आर्कटिक, आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, ये मकर रेखा, मकर रेखा, ये अंटार्कटिका व्रत, अंटार्कटिका व्रत, अंटार्कटिका व्रत। 0 डिग्री, इसके उत्तर में 2 कर्क रेखा, 3 आर्कटिक व्रत, इसके उत्तर दक्षिण में दूसरा नंबर पर मकर रेखा, तीसरे नंबर पर आर्कटिक। इसको मैंने बोला था कैंसर, इसको कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। तो ये हमें मोटा मोटा हमें ये ध्यान रखना है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक, ये हमारे अक्षांश रेखाएं हैं और इनका हमें यूज हम पढ़ते हैं और अभी पढ़ेंगे भी, इनका यूज क्या है। अब देखते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा होगी, ये विषुवत या भूमध्य रेखा होगी, ये कर्क रेखा होगी। सवाल एग्जाम में ये आते हैं कि इक्वेटर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पृथ्वी पर किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है वो एक ही महाद्वीप है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है, तीनों की तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है, कर्क भी गुजरती है, मकर भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है। अब आ जाओ, दो रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है, तो दो रेखाएं देखो, ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा, दोनों की दोनों रेखाएं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से केवल ये एक रेखा है, भारत के मिड में होकर गुजरती है, देखो भारत के मिड में। सवाल आते कहाँ से, सवाल ये आते हैं कि कर्क रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है, कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश है, कर्क रेखा पर एशिया महाद्वीप के कितने देश है, कर्क सॉरी यहाँ कर्क रेखा पर, यह है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देश है, अफ्रीका के कितने देश हैं, और ये जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है ये कौन कौन से देश
कर्क रेखा पर है। इधर देखते हैं कि मकर रेखा पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश आते हैं। अफ्रीका के कौन से देश है मकर रेखा पर। ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से जो राज्य है, प्रांत है या देश है, वो कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के राज्य, प्रांत, देश है मकर रेखा पर अवस्थित है, उनको उनसे गुजर रही है। तो ये जो सारे सवाल है, इसकी अलग से हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको याद करवाएंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश कर्क रेखा पर है, अफ्रीका के कौन से देश कर्क रेखा पर है, अपने एशिया के कौन से देश है, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। इस वजह से जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सवाल जो आते हैं वो सवाल यहाँ से आते हैं। और इनका पढ़ने का जो महत्व है, वो पढ़ने का महत्व ये है कि किस कर्क रेखा पर कौन सा देश है, मकर पे कौन सा देश है, ये से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक और चीज, अक्षांश रेखा ना, अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं से, अक्षांशों से हमें क्षेत्र का पता चलता है, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का पता चलता है। एक और चीज ध्यान रखना, क्षेत्रफल, एरिया, कि किस अक्षांश के बीच में है, ये एरिया हो गया। हम बोलेंगे कि 20 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में है, तो ये एरिया पता चल गया हमें। अक्षांश से हमें क्षेत्रफल का पता चलता है कि किस, कोई भी मरुस्थल है, जलवायु क्लाइमेट रीजन है, तो हम ये देखते हैं कि वो कितने अक्षांशों के मध्य में है, तो उससे हमें एक क्षेत्र का पता चल जाता है, क्षेत्रफल का पता चलता है। अक्षांश कितने अक्षांशों के बीच में है, अक्षांश क्षेत्रफल। अब ये देखते हैं हम कि जो अभी हमने पढ़ी, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उसको किस प्रकार डिफाइन किया गया। अब हमने देखा कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री है मकर रेखा। इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध है, गर्म क्षेत्र है। सूर्य की किरणें यहाँ पर 100% लंबवत चमकती है, ये क्षेत्र। तो अभी हमने देखा कि इसका यूज क्या है, तो ये क्षेत्र एरिया बता दिया, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, उसके मध्य का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। वो एक रीजन को, एक क्षेत्र, एक पूरे एरिया को डिनोट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, वो दर्शा रहा है कि ये एरिया उष्ण, उच्च ताप, इसमें जो क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र है, मरुस्थल भी हो सकता है। इसमें सूर्य का ताप 100% सूर्य किरणें लंबवत चमकती है, तो ये इसमें ध्यान रखना। उसके बाद में मैंने बताया कि 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री है आर्कटिक वृत्त। तो 66.5 डिग्री क्या बोल रहा है कि 23.5 डिग्री से लेकर, और जो 66.5 डिग्री का एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये है शीतोष्ण, उत्तर में है तो शीतोष्ण। इसको आप शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण, उपोष्ण, यानी ये जो उष्ण है, इससे ये गर्म है, इससे कम गर्म है, समझ में आ रहा। ये गर्म है, इससे कम गर्म है, यानी इससे कंपेयर में ये ठंडा है, समझ में आया। इसको ऐसे समझो कि ये उष्ण कटिबंधी बंध है, इसमें ताप ज्यादा है, तो इससे कम ताप इसमें, इसमें शीतोष्ण है, इसमें कहीं ना कहीं शीत है, ठंडा है, ठंडा है, ये इससे कम है। तो ये जो एरिया 23.5 से लेके 66.5 डिग्री का एरिया है, ये जो एरिया है ये शीतोष्ण कटिबंध है। तो हमें ये ध्यान रखना, उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के जो बीच का भाग है वो उष्ण कटिबंधीय है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, इसके जो मध्य का एरिया वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। और ये 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 डिग्री उत्तर और 66.5 ये शीत कटिबंध, इसमें बर्फ जमी रहती है,
ये बिल्कुल शीत है, ये ठंडा एरिया है, ये बिल्कुल ठंडा, ये उससे कम ठंडा, ये गर्म, ये और भी कम ठंडा। समझ में आ गया? तो हम यूँ चलेंगे तो ये ठंड, इसकी जो टेम्परेचर है वो घट कम होता जाएगा। सेम नीचे देखो कि ये 23.5 मकर रेखा है और 66.5 आर्कटिक वृत्त है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, यानी इसमें इसके कंपेयर में इसमें जो ठंड है वो ज़्यादा है, इस ये उष्ण है, इससे ज़्यादा ठंडा ही है। और ये 66.5 से लेके और ये 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव ध्रुव है, 90 डिग्री जो अक्षांश है, ये वाला एरिया है, ये और भी ज़्यादा ठंडा है, यहाँ बर्फ जमी रहती है। और इसी बंधों के आधार पर हमारा वनस्पति, हमारी वर्षा, हमारा टेम्परेचर, हमारा वो क्या कहते हैं रेनफॉल, वेजिटेशन का जो, ये सारे के सारे यही बेस होता है। तो ये हमारा बेस है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद। अब एग्जाम में आता है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वर्षा भी ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वनस्पति ज़्यादा होगी, तो वो कौन सा एरिया है? उष्णकटिबंधीय एरिया। बिल्कुल, हमें तो ये चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी, ये जब समझ में आ जाती है तो हमें टेम्परेचर या वनस्पति है, तो इनको जो पढ़ेंगे तो ये बहुत चीज़ें आसान रहेगी। अब देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान से कितने भारत से, अभी अभी हम कर्क रेखा भारत और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम पे जब पढ़ेंगे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा विश्व में किस किस महाद्वीप से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है, उसको अलग से हम आपको समझाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। यह है गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में ये देखो छत्तीसगढ़, ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। इसको ऐसे देखो, एक नंबर पे है गुजरात, गुजरात दूसरे नंबर पे है राजस्थान, राजस्थान तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये एरिया है मिजोरम का, मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में से गुजरती है। और इसकी जो गुजरात से लेकर मिजोरम तक की इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। समझ में आया कि कर्क रेखा की जो लंबाई 3214 किलोमीटर है भारत में, और भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। आप इसको देखो, यदि हम इधर से देखते हैं, इधर से देखेंगे तो ये जो एरिया है ये पश्चिम से पूर्व देखते हैं। पश्चिम में पहले नंबर पे है गुजरात, गुजरात के बाद में थोड़ा सा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, राजस्थान आ गया दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, फिर झारखंड आ गया, उसके बाद में पश्चिम बंगाल आ गया और त्रिपुरा और मिजोरम। 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये इसका ध्यान रखना है। और एक और चीज, ये देखो अधिकतम लंबाई कौन से राज्य में है, ये देखो इतना छोटे छोटे राज्य, ये मध्य प्रदेश में अधिकतम लंबाई है, एमपी में अधिकतम लंबाई कर्क रेखा की एमपी में है, ये ध्यान रखना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई, तो सबसे ज्यादा सबसे अधिक लंबी कर्क रेखा भारत के किस राज्य की है, किस राज्य से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक एक सवाल और आ जाता है कई बार कि राजस्थान में ज्यादा पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो राजस्थान में एक माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वो तो अब नदी भी पढ़ेंगे जब भी ये सवाल हम पढ़ते हैं, और यहाँ भी हमने अभी आपको बता दिया।
अब देखते हैं, ये राजस्थान का मैप है। तो मैंने बताया था कर्क रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है और राजस्थान में डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ये कर्क रेखा, ये राजस्थान से होकर गुजरती है। गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान। तो हमें यही ध्यान रखना है कि भाई कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण हिस्से में डूंगरपुर को छूते हुए और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, ये सवाल पूछा जाता है। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई यदि पूछ ले तो राजस्थान में रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में कर्क रेखा 26 किलोमीटर है, एक, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, अक्षांश रेखाएं समाप्त होगी। हमने देखा 0 डिग्री से लेकर 181 अक्षांश, 179 अक्षांश रेखाएं, उत्तर में 90, दक्षिण में 90, नॉर्थ पोल पे जो 90 डिग्री अक्षांश वो एक बिंदु है, एक डॉट है। दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश वो एक डॉट है। हमने उत्तर में 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। पेरलर अक्षांश रेखाएं हैं, ये बिल्कुल समानांतर है। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा से यदि हम उत्तर में जाएंगे तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उनका जो सर्किल है, रेखाएं, वो छोटी होती जाती है। आप देखना जिस प्रकार पृथ्वी की आकृति है तो ये छोटी होती हुई जाती है और लास्ट में बिल्कुल एक डॉट के रूप में नोट डिनोट या उसको दर्शाया गया है। हमने ये भी देखा कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। उसके बाद में 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है। और दक्षिण में यदि बात करें तो 23.5 डिग्री मकर रेखा है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। और इसके दक्षिण में 66.5 डिग्री है, उसको अंटार्कटिका व्रत बोला जाता है। हमने ये भी देखा कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा का जो बीच का है वो उष्ण कटिबंधीय है, उसमें ताप अधिक है, सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। यदि हम 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में बात करते हैं तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। उसमें उष्ण कटिबंध बंध की तुलना में तापमान कम है, यानी उसमें शीतोष्ण है, उसमें कहीं ना कहीं ठंड है। उसके बाद में हम देखते हैं 66.5 से बिल्कुल नॉर्थ पोल 90 डिग्री तक, तो बिल्कुल आर्कटिक क्षेत्र है, बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है, शीत क्षेत्र है, वो बिल्कुल ठंडा है। उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध। सेम यही दक्षिण में उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण पोल तक उसको शीत कटिबंध। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया। कर्क रेखा को कैंसर रेखा भी ध्यान रखा। अक्षांश को हमने लेटीट्यूड, लेटा हुआ है अक्षांश, तो अक्षांश रेखाएं हैं तो वो लेटी हुई है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा इक्वेटर, उधर मकर रेखा को मकर रेखा और कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमने देखा। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी इसको बोलते हैं देशांतर। देशांतर, ये हमने देखा कि देशांतर क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो लंबा है, बिल्कुल लंबी खींची गई रेखाएं हैं। लॉन्गिट्यूड, लंबाई, उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती है। ये हमने बताया, ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और इस पर जो उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाएगी वो हमारी देशांतर रेखाएं। एक और चीज ध्यान रखना कि हमने अक्षांश में तो आपको ये बताया था कि विषुवत रेखा से उत्तर जाएंगे या दक्षिण जाएंगे इनकी लंबाई कम होती जाती है, छोटी होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर रहती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल, ये वृत्त है, ये बिल्कुल पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से यो, इनकी लंबाई में कोई कम नहीं है, सब बराबर है। हम देखते हैं कि हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो इन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्रम से कम होती जाती है। एक और चीज, नई चीज आई, देखो हमने देखा कि ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है
और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये यूं खींची हुई है। बिल्कुल इस तरीके से ये देशांतर रेखाएं खींची गई है। आप ये एक चीज नोट करो, आप ये एक चीज देखो कि ये जो एरिया है देशांतर रेखाओं का भूमध्य रेखा पर, ये सभी एक देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है ये सभी समान होती है। यहाँ पर इनकी जो दूरी है बराबर होती है, लेकिन यहाँ से ये उत्तर की ओर जाएगी, यहाँ से ये दक्षिण की ओर जाएगी, यहाँ से ये दक्षिण की ओर जाएगी, यहाँ से ये उत्तर की ओर जाएगी। इनकी लंबाई ये देखो, ये स्पेस यहाँ इतना था, यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, या और भी कम हो गया। तो ये जो स्पेस है कम होता जाता है, कम होता जाता है। भूमध्य रेखा से यदि आप उत्तर में जा रहे हो देशांतर की रेखाओं से तो ये कम हो रहा है, इधर जा रहे हो दक्षिण में तो भी ये कम हो रहा है। ये ध्यान रखना। केवल विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा, इस पर जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, दूरी है, वो समान है, वो समान है। बाकी इसके उत्तर में जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे, साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है। एक अच्छा सवाल है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है, इनकी लंबाई बराबर है, इनके जो सर्किल बराबर है, इसमें दूरी कम होती जाती है। ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। और एक और चीज, अभी मैं बताया आपको कि जो दो देशांतर है कि जो विषुवत रेखा पर उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी है उनके बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर की। ये जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, इनके बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी 111.32 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि दो अक्षांशों, एक विषुवत रेखा जो अक्षांश रेखा है उसमें दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री और ये देशांतर है, तो विषुवत रेखा पर जो देशांतर रेखाएं खींची गई है उनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, तो वो 111.32 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा पर देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, इसको ग्रीनविच, एक और बात हम बताते हैं कि ये जो 0 डिग्री है, ये जो पृथ्वी है और इस पृथ्वी के मध्य में ये 0 डिग्री है, इसको तो हमने इक्वेटर नाम दिया, विषुवत रेखा नाम दिया अक्षांश को, लेकिन ये देशांतर है हमारा, ये जो देशांतर है 0 डिग्री, तो इसको भी तो कोई नाम देना चाहिए ना। तो इस देशांतर 0 डिग्री को, इसको नाम दिया ग्रीनविच रेखा, इसको नाम दिया हमने ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा हमने 0 डिग्री को, 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हमने नाम दिया ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच देशांतर रेखा, ये प्राइम मेरिडियन टाइम, जीएमटी भी बोलते हैं इसको, और मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, और प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। एक तो ग्रीनविच होगी 0 डिग्री को ग्रीनविच, दूसरा ग्रीनविच मीन टाइम और प्राइम मेरिडियम और जीएमटी। जिस प्रकार अक्षांश को भूमध्य, इक्वेटर, सेम वही का 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, समझ में आया, और ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं और प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाओं के माध्यम से टाइम का ज्ञात किया जाता है, समय का ज्ञात किया जाता है, किस देशांतर पे वर्तमान में कितना बजे टाइम हो रहा है, किस देशांतर पे किस टाइम पे कितने बजे किस स्थान पर कितने डिग्री देशांतर है, उस देशांतर पर टाइम क्या हो रहा है। कि पृथ्वी को 360 जो देशांतर है उसमें विभाजित किया गया है, अभी हम देखेंगे, और उन 360 में से कोई क्षेत्र है
कि 280 पे, 270 पर, 160 डिग्री देशांतर पर वो क्षेत्र है, तो उस पर टाइम क्या हो रहा है, उस पर तिथि क्या हो रही है, उस पर दिन वार क्या हो रहा है, तो ये हमें टाइम समय का निर्धारण करता है। देशांतर रेखा समय बताती है, अक्षांश रेखा क्षेत्र बताता है, क्षेत्रफल बताता है, एरिया बताता है। देशांतर से हमें समय ज्ञात होता है। अब हम देखते हैं कि पूर्व में स्थित सभी 180 देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित सभी को, अब इसको आप देखो, समझो कि ये 0 डिग्री हमने प्राइम में 0 डिग्री जो देशांतर है इसको प्राइम मेरिडियन बोल दिया, ग्रीनविच ग्रीनविच रेखा बोल दी, ग्रीनविच रेखा बोल दी। इसके ये इधर पूर्व में और इधर पश्चिम में, इधर ये जो है इनकी संख्या 180 है और इधर है इनकी 180 है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 180 और पश्चिम में 180, यानी टोटल ये 360 देशांतर होते हैं, 360 देशांतर देशांतर। उधर उधर संख्या थी अक्षांशों की, हमने देखा 181, 179 है ना, 181। यहाँ कितना है देशांतर 360। ग्रीनविच रेखा के 180 इधर, 180 इधर। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं, ये भारत है और भारत में 3 रेखा है, 68 डिग्री, ये 82.5 डिग्री और ये 97 डिग्री। समझ में आया? भारत जो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। अभी आप एक चीज समझो कि ये पूर्वी देशांतर, यहाँ भी पूर्वी, यहाँ भी पूर्वी और यहाँ भी पूर्वी। ये पूर्वी पूर्वी क्यों, हम इसको देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे देशांतर है, ये हमारे देशांतर है, ये हमारे देशांतर है, ये हमारे देशांतर रेखा है। और ये जो है, ये वाला एरिया है, ये पूर्वी पूर्वी गोलार्ध है, ये वाला एरिया है ये पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है। तो हमारा जो भारत की स्थिति है वो लगभग यहाँ है, ये जो भारत है वो इस जगह है। तो पूर्वी गोलार्ध है तो 68 डिग्री इधर ही आएगा, तो पूर्वी पूर्वी पूर्वी, तो इस वजह से ये पूर्वी 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है, ये ध्यान रखना। और भारत का जो समय मापक है, भारत का जो समय निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। समझ में आ गया? भारत का जो समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारण होता है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब भारत के 5 राज्य है 82.5 डिग्री, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये पांचों के पांचों राज्य आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में पूछता है, एक राज्य गायब कर देगा, 4 राज्य दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, या एक दे देगा, तीन तीन दूसरे दे देगा, निम्नलिखित में पूछेगा कौन सा किस राज्य से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये पांचों के पांचों राज्य आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। उड़ीसा है ना, उड़ीसा नहीं। एक बार और याद कर लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य, ये आपको याद होंगे। अब एक है रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है, ये क्या करती है, आप इसको समझो कि ये है एक तो 180 डिग्री, इस 180 डिग्री देशांतर एक रेखा है, उस 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित की गई है। माना गया है एक समझौता के माध्यम से, इंटरनेशनल लेवल पर एक समझौता हुआ और पृथ्वी पर, ग्लोब पर एक रेखा बनाई गई, उसको 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया, इंटरनेशनल डेडलाइन। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि पृथ्वी पर ये सभी महाद्वीपों में, सभी देशों में टाइम की समरूपता लाने पे, समानता लाने पे, कि सभी जगह टाइम समान हो और उस कोई भी टाइम को लेकर, दिन को लेकर, दिनांक को लेकर भ्रम ना हो, भ्रम पैदा ना हो। तो उस स्थिति को सोल्व करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन बनाई गई है। तो हम देखते हैं कि इसको बनाई कैसे। ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब पर ये आप देखोगे, ये अफ्रीका हो गया, ये अपना एशिया, ये देखो ये एशिया, ये एशिया, ये अफ्रीका, इधर ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर ये अमेरिका, उधर ये दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका। तो एक लाइन जो समझौता हुआ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उस पर ये लाइन खींची गई, ये लाइन खींची गई, ये लाइन इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, आप देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची गई। तो इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचने का मतलब साफ ये था कि कुछ देश ऐसे थे जो, ये जो इसमें छोटे छोटे देश है वो दिखाई नहीं दे रहे, वो एक ही पार्ट में है, ये सारे देश छोटे छोटे, एक ही उनका, ये छोटे छोटे द्वीप है और इन ये सारे के सारे एक ही देश है, इन पर ए, एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री का शासन। तो अगर इसको सीधी खींच देते तो ये जो देश ये अलग तिथि में चल जाते और ये देश अलग तिथि में हो जाते। तो एक देश में एक समय, एक टाइम, एक समरूपता, एक टाइम लाने के लिए, एक तिथि लाने के लिए, एक डेट लाने के लिए इस लाइन को इधर उधर की, ताकि ये सारे के सारे देश एक एक देश के अंदर आ जाए, जिसका प्रभाव है उसका कंट्रोल रहे और टाइम अलग अलग ना हो। एक ही देश में पश्चिम में टाइम दिन अलग हो रहा है, दिन दिन अलग है, उत्तर में, पूर्व में दिन अलग है, उत्तर में दिन अलग है, दक्षिण में दिन, यानी पश्चिम में आज 10 तारीख है, हो सकता है पूर्व में आज ही 11 तारीख हो। तो वो डेट है, उस डेट की समरूपता लाने के लिए इन्होंने इस लाइन को आड़ी टेढ़ी खींची गई। ये समझ में आ गया कि इसको तिरछी क्यों बनाई? केवल केवल दिनांक, डेट की समरूपता लाने के लिए, कि एक ही देश में एक ही दिन दो दिनांक अलग अलग नहीं रहे, कि इधर तो है आज, मान लो कि इधर तो है 10 जनवरी और इधर है 11 जनवरी, एक ही दिन भी सेम है, लेकिन इधर, तो उस समरूपता लाने के लिए अब ये सारा का सारा समरूप हो गया, ये सारा का सारा, इसको बेंड देने की वजह से हुआ क्या, अब इसमें समानता आ गई। अब समानता आने से ये जो पूरा क्षेत्र है, ये एरिया, इसमें अगर 10 जनवरी है तो यहाँ भी 10 जनवरी है, यानी इस पूरे क्षेत्र में। तो अंतर्राष्ट्रीय जो डेट लाइन है वो केवल और केवल डेट को, दिनांक को समरूपता लाने के लिए खींची गई। अब इसमें एक जो सवाल आता है वो ये आता है, ये प्रशांत महासागर में, एक तो ये सबसे बड़ा ध्यान रखना, प्रशांत महासागर में उत्तर से लेकर और दक्षिण तक खींची गई है प्रशांत महासागर में, और 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को दर्जा दिया गया। और ये 1984 में, ये आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कि 1984 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते में अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन का निर्धारण किया गया। कब हुआ? 1984 में, सॉरी 1884 में, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन का एक समझौता हुआ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वाशिंगटन में हुआ, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन घोषित की गई। ये हमें ध्यान रखना है। ये रेखा सीधी नहीं है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए, एक समान समय बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर पूर्व में तो कई स्थानों पर
पश्चिम की ओर झुकाया गया। वही मैंने बताया कि समय अलग अलग ना हो, कि एक ही देश में दो समय अलग है, इधर पूर्व में 10 बज रहे हैं तो उधर 12 बज रहे हैं, उधर 10 तारीख है तो उधर 11 तारीख है, ऐसी कंडीशन ना हो, इसलिए इसको जिग जैग में बनाया गया है। ये ध्यान रखना। 180 डिग्री देशांतर रेखा वाशिंगटन में 1884 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता के माध्यम से प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण खींची गई है। अब बात करते हैं कि ये देखो, एक और इसमें चीज है कि ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर से लेकर और दक्षिण तक 180 डिग्री रेखा खींच दी 1884 में। वाशिंगटन के अंदर एक अंतर समझौता हुआ कि भाई कोई दिन, दिनांक, डेट, समय ये समान रहे, और उस समरूपता लाने के लिए ये बना दी गई। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है जब कोई कोई भी व्यक्ति इधर से इधर जाता है या इधर से इधर जाता है। एक चीज देखो, इधर इधर देखो, एशिया है, एशिया से यदि वो अमेरिका जा रहा है और अमेरिका से एशिया आ रहा है, इधर अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया होते हुए दक्षिणी अमेरिका जा रहा है, और ये दक्षिणी अमेरिका से इधर ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यदि हम पूर्व से पश्चिम इधर से इधर जाएंगे, पूर्व से पश्चिम जाते समय तिथि रेखा में को पार करते हैं तो उसमें एक दिन का नुकसान होता है। अब आप देखो, हमने अभी आपको बताया कि इधर ये पश्चिम है और ये पूर्व है। अब यदि कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, इधर क्या था, अमेरिका, इधर क्या है, एशिया, यदि इधर जा रहा है, मान लो वो 10 तारीख को इधर गया, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को वो इधर जा रहा है, तो वो जैसे ही इधर आएगा यूरोप में तो 9 जनवरी हो जाएगी। समझे आप? इस चीज को ढंग से समझो, ये आपको एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से समझो, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, इसको ऐसे समझो। इस मैप के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैप के माध्यम से इस अच्छे से समझ में आएगा, मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। ये ईस्ट है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, पश्चिम है, पश्चिम। यदि कोई व्यक्ति इधर से यूरोप एशिया आ रहा है, एशिया आ रहा है, और ये है यूएसए, तो इधर से इधर आ रहा है तो उसको एक दिन का लॉस होगा, एक दिन कम। यहाँ यदि वो 10 जनवरी को चला फ्लाइट से, तो इधर वो 9 जनवरी को, यहाँ पे उस टाइम 9 जनवरी रहेगी, उधर 9 जनवरी रहेगी। समझ में आया? और यदि इधर से इधर जा रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ 10 जनवरी है तो यहाँ 11 हो जाएगी, 11 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत लंबा 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे का सफ़र होता है, टाइम लगता है, इस वजह से एक दिन बढ़ जाता है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन है उसमें जो समरूपता लाई है इसलिए कि यहाँ का टाइम जोन और वहाँ का टाइम जोन वो अलग अलग टाइम जोन है, अलग अलग उनकी देशांतर रेखाएं डिसाइड कर रखी है। टाइम जोन बना, हमारे 82.5 डिग्री है, इसमें आप अमेरिका में जाओगे तो आपको 7-8 अलग अलग टाइम देशांतर जोन बना रखे हैं, देशांतर रेखाएं बना रखी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम आएंगे तो एक दिन कम होएगा, पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। यहाँ से सवाल आते हैं, पश्चिम से पूर्व की यात्रा करता है तो एक दिन बढ़ जाता है, पश्चिम से पूर्व यात्रा कर रहा है तो उधर 10 तारीख हो रही है तो 11 हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम कर रहा है उधर 11 है तो उधर 10 हो जाएगी। यही ध्यान रखना है इसमें, पश्चिम पूर्व, पूर्व पश्चिम, पूर्व से पश्चिम एक दिन कम, पश्चिम से पूर्व
1 दिन बढ़ गया। मैंने मैप के माध्यम से दिखा दिया कि इधर पश्चिम, उधर पूरब, पूरब से पश्चिम आ रहा है, 1 दिन कम हो रहा है, पश्चिम से पूरब जा रहा है, 1 दिन बढ़ रहा है, बस। इसका जो अब ये देखो कि अक्षांश और देशांतर का इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है। तो महत्व नेविगेशन में, अक्षांश और देशांतर से जीपीएस सिस्टम को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। मानचित्र, मानचित्र बनाया जाता है किसी भी क्षेत्र का, मरुस्थल का, पहाड़ी का, गांव का, शहर का, कस्बे का, देश का, महासागर का, सबका मानचित्र, डेटा सटीक प्रॉपर मानचित्र सही बैठेंगे। स्थल चयन, हम किस क्षेत्र पे हैं, किस जंगल में हैं, किस पहाड़ी एरिया में हैं, हमें जीपीएस लगा के अक्षांश और देशांतर से हमें हमारी लोकेशन का पता चल जाता है, जगह का पता चल जाता है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्थल सेफ है, हम देख सकते हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर से स्थल का चयन होता है, मानचित्रण होता है, नेविगेशन होता है। तो इसका ये महत्व है। और मौसम की निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, इसमें अगर कोई हादसा हो गया, कोई घटना होगी, और यदि आपको लोकेशन पता है, उसका अक्षांश और देशांतर पता है कि किस अक्षांश और देशांतर के माध्यम से कोई आपातकाल आपदा विपदा आई है, तो तुरंत आप वहां सहायता पहुंचा जा सकते हो सिस्टम के माध्यम से, कंप्यूटर लोकेशन पता करके, जगह पता करके, डिस्टेंस पता करके, और हम वहां पर पहुंच सकते हैं, वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती है। तो ये आपातकाल में भी अक्षांश और देशांतर बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम की निगरानी, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से वो एरिया, टाइम, पूरे क्षेत्र, सारा सब कुछ सटीक पता करके कि आज इस क्षेत्र में, इस एरिया में, पर्टिकुलर जोन में, पर्टिकुलर एरिया में कि आज की मौसम की कंडीशन क्या रहने वाली है, ये मौसम विभाग अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही जानकारी देता है। आज हमने देखा अक्षांश और देशांतर अच्छे से, प्रत्येक छोटा से छोटा सवाल को हमने डिस्कस किया और हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में अक्षांश और देशांतर को लेकर सवाल जो आते हैं, कौन कौन से सवाल आएंगे, वो एक जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे ना, उसमें अक्षांश और देशांतर से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंस जो भविष्य में जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं, उनका डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अक्षांश और देशांतर कंप्लीट, आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इनके सवाल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।